गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज हम अपने इस खास शो में बात नाबालिग बच्चों में बढ़ते अपराध की करेंगे, उनकी बढ़ती क्राइम टेंडेंसी की करेंगे। बात निकली है तो हाल ही में एक नाबालिग बेटे के क्रिमिनल एक्शन से, जिसमें उसने अपनी मां को ही जान से मार दिया। गोरखपुर में एक साइंटिस्ट की पत्नी को सिर्फ इस बात से जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने बेटे को स्कूल जाने के लिए जगा दिया था, और जगाने से गुस्सा आया बेटा, जिसने मां को धक्का दे दिया। मां के सर पर चोट आई, सर दीवार से जा टकराया। असल कहानी के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल इस घटना से कुछ दिन पहले उसकी मां उसके स्कूल पहुंची थी। उसने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत की थी। सबके सामने उसे डांटा गया था, जो उसे नागवार गुजरा। जहन में भीतर कहीं यह गुस्सा दबा हुआ था, जो कुछ दिन बाद मां के स्कूल जाने के लिए जगाने के बाद बाहर निकला। मामला हैरत में डालता है, लेकिन इसी साल नाबालिगों के क्राइम के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनसे सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति क्यों आ रही है, उन्हें क्या हुआ है, ये क्यों अपनों की ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं, ये कैसा आवेश है जो कि उनके क्राइम को जन्म दे रहा है। क्या वर्चुअल वर्ल्ड से उनकी सोच पर असर पड़ता है? ब्रेन रॉट तो कहीं इसकी वजह नहीं है, या फिर कहीं इसमें हम, उसके आसपास का माहौल और हमारी पेरेंटिंग तो जिम्मेदार नहीं है, और कहीं बाल मनोविज्ञान के प्रति हमारी अज्ञानता और नासमझी ही तो इसके लिए दोषी नहीं है, या फिर आधुनिकता की अंधी दौड़ में पीछे छूटते जा रहे संस्कार, मूल्य और सिद्धांतों की कमी इसकी वजह है। वजह बहुत सारी है, कारण कोई भी हो सकता है। आज इस सब पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अपराध की ये कहानी ऐसी है जो दिल दहला सकती है। इसमें क्राइम ऐसा है जो सुने वो कहे ऐसा भी हो सकता है क्या। कहानी शुरू होती है गोरखपुर के पिपराइच से, जहां भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र चेन्नई के एक वैज्ञानिक राम मिलन की पत्नी का मर्डर हो जाता है, और गुनहगार साबित हुआ है उनका अपना 11वीं में पढ़ने वाला नाबालिग बेटा, जिसने अपनी मां को मार दिया। वजह जानेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल 1 दिसंबर को उसकी मां ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से उसकी शिकायत की थी। स्कूल में ही सबके सामने उसे डांट फटकार लगाई गई। वहां प्रिंसिपल भी उसकी शिकायतें करने लगी। उसे ये बात बहुत खराब लगी। 3 दिसंबर को जब मां ने उसे स्कूल जाने के लिए उठाया तो उसने गुस्से में आकर मां को धक्का दे दिया। महिला का सिर दीवार से लड़ जाता है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाती है, लेकिन वो मां को वहीं छोड़ स्कूल चला गया। ज्यादा खून बहने के चलते मां की मौत हो गई। स्कूल से लौट कर आने पर वो मां की लाश देख परेशान हो गया, लेकिन फिर भी किसी को खबर नहीं दी। वो 5-6 दिन तक घर में मां की लाश के साथ रहा। जब साइंटिस्ट की 6 दिन तक पत्नी से बात नहीं हुई तो वो घर पहुंचे। डेड बॉडी वाले कमरे से बदबू आ रही थी। दरवाजा खोलकर देखा तो पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी थी। मंजर देख साइंटिस्ट के होश उड़ गए। मैंने अपनी साली को भेजा, मेरी साली बैकुंठपुर रहती है, उनको भेजा तो वो आई तो मेरा लड़का यहीं बैठा हुआ था मंदिर पर। उसको बोली यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो बोला कि ऐसी ऐसी बात होगी। तो चलो दिखाओ मुझे। उन्होंने उसने ताला खोला, देखी वो मरी पड़ी थी। तो उसने बोला फिर बताई क्यों नहीं, तुम फोन क्यों नहीं किए? तो बोला था मैं बहुत होपलेस हो गया था, बहुत डर गया था, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। पूछताछ करने पर नाबालिग बेटे ने पिता और पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब कड़ी से कड़ी मिलाई गई और थोड़ी सख्ती दिखाई गई तो बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी बात बताई। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। थाना पिपराइच की इस कॉलोनी में डेड बॉडी मिली थी महिला की जी, जो बताया करीब 3 दिन पुरानी बॉडी थी जी, और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवा दिया गया है जी। परिजन आ गए हैं, परिजनों के आने के बाद परिवार आ गया है, उनके पति आ गए हैं, बाहर सर्विस करते थे। आज घटनास्थल अध्यक्ष किया गया है। बाकी आगे की जो कार्रवाई वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अमल में लाई जाएगी। जैसे भी घटना कार्य हुई उसका पता किया। ये पहला मामला नहीं है जो संज्ञान में आया है। ऐसे कई मामले हैरत में डाल चुके हैं।
मसलन इसी साल दिल्ली में 4 दिसंबर को एक 20 साल का बेटा पूरे परिवार की हत्या कर देता है। ट्रिपल मर्डर में वो माता पिता और बहन को मार देता है। हत्या के बाद वो रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है ताकि कोई शक न करे। बताया गया कि संपत्ति नहीं मिलेगी, इस भ्रम में वो गुस्से में हत्या कर देता है। वहीं यूपी बुलंदशहर में 25 सितंबर को 15 साल का एक नाबालिग बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है क्योंकि पिता उसे कार की चाबी देने से इनकार कर देते हैं। पिता यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इसी तरह बिहार के बेगूसराय में 17 साल का नाबालिग बेटा परिवार में सौतेली माँ, पिता, भाई और बहन की हत्या कर देता है। उसने सौतेली माँ और पिता पर प्रताड़ना के आरोप लगाए और बताया कि बदले की भावना के तहत उसने सबको मारा। सवाल उठता है कि ये हमारे बच्चों को आखिर क्या हो गया है? आखिर उनके भीतर का आवेश कैसे गुनाह के रूप में बाहर निकलकर सामने आ रहा है? आखिर क्या है इसका हल? क्या बाल मनोविज्ञान के प्रति हमारा रुख रवैया इसका जिम्मेदार है या परिवार में दिए जाने वाले संस्कार कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? जाहिर है ऐसे मामले समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं और इन सवालों से जुड़े जवाब इस समस्या के हल के लिए तलाशने ही होंगे। तभी भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए एक सभ्य समाज रचा जा सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बच्चों में क्यों बढ़ा जानलेवा गुस्सा, इसी पर हमारे सहयोगी गजेंद्र त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए विस्तार से। वो बता रहे हैं आखिर पूरा मामला था क्या। माँ अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए जगाती है और बता दूं कि ये वही मकान है जहां पर उस माँ बेटे की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। बेटे ने एक जोरदार धक्का दिया और जोरदार धक्के से माँ के सर में चोट लगती है और माँ गिर पड़ती है। बेटा मुनासिब भी नहीं समझता है कि अपनी माँ को अस्पताल ले जाए और फिर उसके बाद कहीं वो जाए, लेकिन उसने स्कूल के कपड़े पहने और स्कूल के कपड़े पहनने के बाद वो सीधा स्कूल चला गया और माँ की मौत हो गई। रक्त रिसाव की वजह से उसकी मौत होती है। लेकिन लड़का जब स्कूल से आता है तो मौके का मंजर देखने के बाद वो इसी घर में 6 दिन तक अपने माँ के साथ बिताता है। पिता का फोन लगातार आता है लेकिन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से वो काफी घबरा गया और लेकिन घबराने के बाद उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को यहाँ पर भेजा, साथ में ही वो खुद भी वहां से चल दिए और वहां पर से जब ये मौके पर घर में आते हैं तो घर का मंजर और घर में बदबू को देख करके वो हैरत में रह जाते हैं। फिर पुलिस को सूचना देते हैं लेकिन बेटा पुलिस और पिता दोनों को गुमराह कर रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सारा खुलासा हुआ। कड़ियों को जोड़ करके पुलिस ने देखा कि आखिर मामला क्या है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर। और इसी से जुड़े हुए हैं तमाम सवाल। गोरखपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर बात की हमने सर गंगाराम अस्पताल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव मेहता से। क्या उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि बच्चों आजकल जो है वो घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं और जैसे इस परिवार में बच्चे के जो फादर हैं वो बाहर काम कर रहे थे और माँ अकेले संभाल रही थी। जब ऐसा होता है तो अक्सर ये देखने में आता है कि माँ बहुत ज्यादा लाड से प्यार से बच्चों को पालती है, खासकर यंग एज के अंदर। और जैसे जैसे उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनसे बाकी एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि वो घर के काम संभालें और दुनियादारी संभालें, पढ़ाई अच्छी करें, क्योंकि जैसे जैसे आपके उम्र बढ़ेगी तो आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो फिर वहां पर वो जो लाड प्यार है वो कम हो जाता है। फिर साथ में बच्चों के अंदर एक डिजिटल मीडियम की लत लग गई है, स्क्रीन की लत लग गई है और उनकी आपसी कंपनी भी कई बार इतनी खराब होती है कि उसके अंदर वो चोरी चकारी करना सीख जाते हैं। तो ये जो स्क्रीन की लत है और जो आपसी कंपनी है, कई बार इसका तालमेल बच्चे के अंदर बहुत सारी गलत आदतें ला देता है। कई बार नशा भी ऐसी उम्र के अंदर शुरू हो जाता है। फिर ऐसे में जब बच्चे के साथ जरूर से ज्यादा टोका टाकी की जाए, खासकर बच्चा जब वो ऑपोजिट सेक्स का हो, जैसे माँ और बेटा, बाप या बेटी, तो अगर उसके अंदर हो तो और ज्यादा आक्रोश पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में जब जरूर से ज्यादा टोका टाकी की जाती है तो बच्चे को लगता है कि मेरी इंडिपेंडेंस पे दिक्कत आ रही है। पर अब माँ बाप को बच्चों को संभालने के लिए टोका टाकी करनी भी जरूरी है। तो आपने एक तरीका ढूंढना होता है कि किस माध्यम से उनके साथ बातचीत की जाए।
टोकाटाकी के अलावा कई बार हमें तारीफ भी करनी होती है बच्चों की, और बच्चों को क्या में बात करते हुए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी होती है। बट मूलतः कहीं ना कहीं ये आक्रोश पैदा हो जाता है आपसी कम्युनिकेशन की वजह से, आपके बच्चे की बाहर की कंपनी की वजह से, और माँ के ऊपर जब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, घर को भी संभालना, बच्चे को भी संभालना, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है। तो जब ये सारा पैकेज बन जाता है तो कई बार बच्चे के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा पनपता है कि वो माँ या बाप के ऊपर, जब उसके विचारों के साथ तालमेल नहीं खाता, तो वो माँ या बाप के ऊपर हाथ उठा देता है। कई बार मारने की वो नहीं होती है उनकी नीयत, बट इंटेंशन नहीं हो, बट जो उसने काम किया वो अल्टीमेटली लीथल हो गया। तो बहुत से सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों में एक ऐसा आवेश है जो कि उनसे क्राइम करवा रहा है। बच्चों में क्यों बढ़ रही है शॉर्ट टेम्पर की टेंडेंसी? क्या वर्चुअल दुनिया से बच्चों की सोच पर असर हो रहा है? अपनों के जान के दुश्मन क्यों बनते जा रहे बच्चे? और क्या बच्चों में बढ़ते गुस्से की वजह पेरेंटिंग में चूक है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी आज की चर्चा। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जयंती दत्ता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गीतांजलि कुमार हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर स्वाति मित्तल भी मौजूद है, ये भी साइकेट्रिस्ट हैं। शुरुआत जयंती जी आप ही से। आप ऐसे बहुत से केसेस डील भी करती हैं, बच्चों के भी केसेस, बड़ों के भी केसेस, लेकिन हाल के दिनों में या हम कहें कि हाल के सालों में बच्चों में एक ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये रिजल्ट कहां पर आ रहा है कि बच्चों को क्रिमिनल बनाया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सोच बदलती जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो एवेन्यूज हैं जो पहले होते थे बच्चों के पास, वो वेंटिलेशन के जो एवेन्यूज हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते जा रहे हैं। उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कैरियर का भी देखिए, और फिर डिमांडिंग जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी अपनी एक प्रेशर रहती है, प्लस पीयर ग्रुप का असर इस उम्र में सबसे ज्यादा होता है। आप देखेंगे जो भी बच्चे इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ते हैं या उसको अंजाम देते हैं, इनकी एक टेंडेंसी रहती है कि इस तरह की जो नेटवर्क है, इनकी जो क्राइम सिनेरियोज, क्राइम से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो अपने मोबाइल पे देखते रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक कॉग्निटिव डिसेंसिटाइजेशन उनका क्राइम के प्रति होता चला जाता है, जिसकी पहचान या जिसकी आगाज जो है, मतलब इंफॉर्मेशन किसी को नहीं होती है, क्योंकि द चाइल्ड हैज द मोबाइल, वॉट एवर द चाइल्ड इज सीइंग यू डोंट नो। सो बट एक रुझान बनता जाता है बच्चे में कि ये जो चीजें हैं वो देखता है, उसको अच्छा लगता है, एंड इसका सोर्स जो है फ्रस्ट्रेशन है। द चाइल्ड इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। उसको जो अचीवमेंट उसकी होती है वो उसकी कैपेबिलिटी से मेल नहीं खाती है, उसका पीयर ग्रुप एप्रिशिएशन नहीं करता है, प्लस डिविएशन का जो है ना एक जो पाथवेज है वो खुल जाते हैं। ड्रग्स हैं, डिस्ट्रैक्शन है, गेम्स हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बच्चों में नहीं डालते हैं पेरेंटिंग के तहत, क्योंकि बच्चे आपके कम होते हैं, दोनों पेरेंट्स कमाऊ होते अमूमन। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज यू विल हैव बोथ द पेरेंट्स अर्निंग, एंड दे से कि नहीं, हमारे बच्चे को काम करने की जरूरत नहीं है। बिस्तर संभालना, कपड़े धोना, अपना बैग संभालना, ऑल दीज थिंग्स पेरेंट्स आउट ऑफ लव दे डू इट। तो इससे होता क्या है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक जो एम्पैथी है वो बच्चे की खत्म हो जाती है। और ये खत्म होने के बाद जब उसको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उसको जब और कोई सोर्स नहीं मिलता, सबसे इजी टारगेट डिस्प्लेसमेंट। इट्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके तहत वो इस तरह की हरकत कर गुजरता है, जिसमें एक जानलेवा भी साबित होता है पेरेंट्स के ऊपर, हालांकि और उसको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो सोचता नहीं है। इस हरकत में हम कह सकते हैं कि हो सकता है उसकी इंटेंशन ऐसी ना रही हो कि वो माँ को मार दे, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी माँ को पुश किया वो वाकई वो दिखाता है कि कितना गुस्सा उस बच्चे में है। डॉक्टर गीतांजलि, क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं बच्चे? आप क्या समझती, क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? बिल्कुल, जो कारण डॉक्टर जयंती बता रही थी सारे ही वो कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो आजकल वर्चुअल गेम्स खेलते हैं उसमें भी बहुत मार धाड़ है,
जितने लोगों को आप हिट करेंगे, जितना एम्बुश होगा, जितना कार हिट करेगी, जितने आप शूट करेंगे, उतने आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो वो पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, इतना एड्रेनलिन रश इनको मिलता है, उसी से इनको एक थ्रिल आता है, और इस थ्रिल्स की वजह से एक वो कहते हैं ना, इतनी बॉडी में एक एनर्जी होती है, और वो ही कहीं ना कहीं एग्रेशन का रूप ले लेती है, जैसा हमने इस केस में भी देखा। दूसरा, कई बार आप बच्चे कुछ न किसी चीज के कुछ सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का अब्यूज कर रहे हैं, किसी तरह की एडिक्शन में है, तो वो भी उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है, उनके लॉजिकल माइंड को स्लो कर देता है। तो वो मतलब अपने एक्शन के क्या कंसिक्वेंस होंगे ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं, पुअर इम्पल्स कंट्रोल आ जाता है, इमोशंस की रेगुलेशन जो है वो कमजोर पड़ जाती है। और थोड़ा सा मुझे लगता है, चूंकि दोनों ही पहले के पैनलिस्ट कह चुके हैं कि कम बच्चे होते हैं, एक ही बच्चा होता है और जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो बच्चों को हम इतना लाड़ प्यार से पाल रहे हैं कि उनके मुंह से निकली हर बात हम पूरी करते चले जाते हैं। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो आदत है, वो जो उसमें कहीं पर वेट करना, रुकना, थमना, ये सब नहीं आता। अभी रुक जाओ, आज ना नहीं सुन सकते हमारे बच्चे, क्योंकि हम उन्हें ना कह ही नहीं पाते हैं, हम कहते ही नहीं है। तो जब कभी उनको रुकना थमना पड़ जाए, कभी ना सुनने को मिल जाए, तो उनको उस ना को हैंडल करना नहीं आता। तो जब हैंडल करना नहीं आता तो वो इस तरीके से आवेग में आ जाते हैं। ऐसे और भी अनगिनत कारण है। कुछ मीडिया से देखते हैं, जो मीडिया में वो देखते हैं कि अपनी मर्जी की जा सकती है, ऐसे जोर के बोलो तो हो सकता है, ऐसे तन के बोलो तो हो सकता है। कुछ आज के बच्चे जो है अपनी बॉडी के लिए कुछ कॉन्शियस हो जाते हैं, जिमिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स ले रहे हैं, कुछ स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, इन सब का भी असर उनके बिहेवियर पे हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। हाँ। बच्चे शॉर्ट टेम्पर क्यों हो रहे हैं, क्यों इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है, डॉक्टर जयंती और गीतांजलि ने हमें अच्छे से समझा दिया। लेकिन अब केस स्टडी जो हमने उठाई, जिनके जरिए हम बच्चों की इस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रेजाब, आपके पास आते हुए देखिए, 4 दिसंबर 2024 का ये पूरा मामला है, जब एक बच्चे ने, पढ़ा लिखा बच्चा है, वेल एजुकेटेड है, पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड है, उस बच्चे ने अपने माता पिता और बहन को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि प्रॉपर्टी बहन के नाम कर दी गई थी। सर, यहां क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, कारण जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने पहले कहा और गीतांजलि जी ने इस बात को टच किया कि जब मेरे मन की ना हो तो उस वक्त इतनी त्रास होना, इस कदर कॉग्निटिव डिसोनेंस होना कि उसको बर्दाश्त ना कर पाना। लेकिन यहाँ मैं एक चीज खास कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जिनके बारे में बात हो रही है ये वैलिड हैं, लेकिन इसको एक न्यू नॉर्मल मान लेना या एक जनरलाइज करना वो मुझे लगता है गलत होगा। क्योंकि जब इन केसेस की हम बारीकियों में जाते हैं तो हमें नजर आता है कि इसमें हर केस में प्रिसीडिंग आपको टेल टेल साइंस नहीं, सटल क्यूज नहीं, आपको ग्रॉस बिहेवियरल एब्रेशंस मिलेंगी जो कि एक लंबे समय तक बढ़ती चली जाती हैं। माँ बाप कहीं किसी मजबूरी के कारण, प्यार के कारण, मेरा बच्चा द किंग बेबी सिंड्रोम, उसको एक इंटाइटलमेंट का भाव देते चले जाते हैं। बच्चे का जो बिहेवियर है कहीं वो रीइंफोर्स होता चला जाता है। एकदम ऐसा नहीं होता है कि इस कदर वायलेंस होती है और एक बच्चा अपने माँ बाप की जान ले लेता है। बारीक छोटी वायलेंस से जब शुरुआत होती है, एक लंबे समय तक वो बढ़ती चली जाती है। बच्चे का हौसला बुलंद होता चला जाता है, उसे लगता है दैट आई कैन इंडल्ज इन बिहेवियर लाइक दिस एंड आई कैन गेट अवे विद इट। माँ बाप कहीं उसे सामाजिक प्रेशर के कारण, सोशल स्टिग्मा के कारण कहीं उसे कुशन करते चले जाते हैं, कभी कभी उसको ट्रिविलाइज भी करते जाते हैं, उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है, और जिसका खामियाजा फिर इस तरह के हादसों तो के इसका सीधा मतलब ये है सर कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, पेरेंटिंग में चेंज लाने की बहुत जरूरत है।
देखिए, समाज का ढांचा बदल रहा है, सोशल फैब्रिक्स बदल रहे हैं, नया नॉर्मल भी बदल रहा है। इसमें बच्चों की महत्वाकांक्षाएं बदल रही हैं। आज से 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड पहले जिस तरह पेरेंटिंग होती थी, आज उस तरह की पेरेंटिंग आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना होगा, लेकिन जिस चीज पे बार बार बात हो रही है, कहीं उसको लिमिट सेटिंग, उसको ना सुनना सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर उसको अपनी कमियों को, समय के अभाव को, अगर आप गैजेट से चीजों को खरीद के देंगे, बच्चे में संस्कार की कमी होगी, कहीं उसका जो मनोवृत्ति है कहीं वो परिपक्व नहीं होगी, तो जब थोड़ी सी भी आंधी आएगी, थोड़ा सा भी वो होगा, तो वो इस तरह के, यानी बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाना भी बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर स्वाति, आपके पास आते हुए पहले हम इन्हीं 2 घटनाओं की बात करेंगे, फिर उसके बाद अगली केस स्टडी को उठाएंगे। अब ये जो गोरखपुर की घटना है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिसमें माता पिता बहन को उसने प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, दोनों ही घटनाओं में देखिए उसके बाद क्या होता है, दोनों में बाद में बच्चे का रिएक्शन क्या होता है। एक में यह है कि वो आया, उसने देखा उसकी माँ वहां पर मृत पाई गई उनको, और वो 5 दिन तक वही रहता है, किसी को कुछ नहीं बताता है, नॉर्मल रहता है। इस घटना में बच्चा हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है, यानी उसको किसी भी तरह का ये आभास हो ही नहीं रहा है कि उसने क्या कर दिया, उसको इस बात का कहीं भी अंदाजा नहीं है कि वो कितना बड़ा क्राइम करके आया है। ये दोनों केसेस में ये नजर आ रहा है। इट्स अ वन टाइप ऑफ द रेज डिसऑर्डर, जिसमें रेज होता है, जिसमें आपके इमोशंस डिसबैलेंस हो जाते हैं। सबने पेरेंटिंग की बात की, बट मुझे लगता है पहले में प्री पेरेंटिंग के बारे में भी आजकल बात कर लेना चाहिए। पेरेंट्स क्यों बन रहे हैं? आपको पेरेंट बनना है तो आपको पता होना चाहिए, आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। आपने जितनी भी घटनाएं बताई, क्या वो सडनली हो गई? क्या उसकी वार्निंग साइंस बच्चे ने नहीं दी होगी? क्या हम लोग इतनी अनअवेयर रहते हैं कि हम बच्चे की वार्निंग साइंस नहीं पकड़ पाते? हमें नहीं पता होता कब से साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाए या कब से साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाए। हमें लगता है आजकल साइकियाट्रिस्ट, आपने घटना बताई जाए, सब इज अ एंगर, सब एग्रेशन है, आउटबर्स्ट निकाल रहा है, वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, उसके दिमाग में पेरेंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट वो साइन एकदम से नहीं आता, उसने कोई सिग्नल पहले भी दिए होंगे। मान लो कि पहले वो बात नहीं कर रहा, आपसे अलूफ हो रहा है, मोबाइल ज्यादा यूज कर रहा है, सोशल एक्टिविटी बंद कर दी, बाहर खेलना बंद कर दिया, बट बहुत सारे वार्निंग साइन बच्चा पहले से देता है, तब जाके इतने बड़े स्टेप उठाता है। हमें उस वार्निंग साइन को जानने की बहुत जरूरत है। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, बीइंग मैं जिस सबसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई ऑल्सो बिलीव कि हमें प्री पेरेंटिंग काउंसलिंग भी देना चाहिए। आप पेरेंट्स क्यों बन रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि आपको सोशली करना है, एक बच्चा चाहिए। मुझे लगता है अगर आजकल पेरेंट्स को नहीं पता पेरेंट्स क्यों बन रहे हैं, तो बच्चे पैदा मत करिए, ये हाथ से खत्म नहीं होंगे। बच्चे को इक्वली टाइम चाहिए। मुझे ये लगता है कि क्या बच्चा पेट से गुस्सा करके आया? नहीं, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हुआ? मे बी उसको फोमो की बीमारी हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मे बी वो बुलिंग हो रहा हो, मे बी उसे स्ट्रेस हो रहा हो, मे बी वो एडिक्टेड हो गया हो किसी चीज के। These are the causes of rage. These are the causes of anger. We have to work on the causes rather than we should say ये गलत है, ये सही है. I would say प्री पेरेंटिंग काउंसलिंग भी उतनी ही जरूरी है एज कम्पेयर टू पोस्ट पेरेंटिंग काउंसलिंग। डॉक्टर जयंती, अब आपसे उन्होंने कहा कि पेरेंटिंग से पहले प्री पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। अब यहीं से ये सवाल उठता है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बच्चा गुस्सा पेट से लेके तो आता नहीं है, क्यों वो गुस्से में आ रहा है? क्या हम बच्चे की मानसिकता को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या चूक कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में है? बिल्कुल सही। देखिए, होता क्या है, या तो आप सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, या तो फिर घर में बच्चे की देखभाल के लिए कोई होता नहीं है। तो आपकी जो फ्रस्ट्रेशंस है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एक खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो बच्चे को भुगतना पड़ता है। ऐसे फैमिलीज से मैं मुखातिब हुई हूँ जहाँ पे बच्चा जो है वो कहता है मुझे पता नहीं मम्मी ने क्यों मार दिया, लेकिन मम्मी को गुस्सा आता है तो मम्मी मार देती है मुझे। नाउ दिस इज अ रॉन्ग मैसेज व्हिच यू आर गिविंग टू द चाइल्ड। साइमल्टेनियसली होता क्या है, एक जिमिंग का एक फैड बनता जा रहा है बच्चों में। ठीक है, जिमिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए आप प्रोटीन शेक्स लेते हो, आई थिंक कहीं पे ना कहीं पे ये भी जिम्मेवार हो जाता है, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स योर हार्मोनल बैलेंस। ऑलराइट, तो उससे भी जो आपका एक अपने ऊपर जो काबू होना चाहिए, एक फ्रस्ट्रेशन, एक रॉन्ग पेरेंटिंग,
दूसरा ये जो प्रेशर हो जाता है कैरियर का, तमाम तरह से बच्चा गिर जाता है और उसको दिखता है कि बच्चे जो है डिस्प्लेस कहाँ पे करें। पेरेंट्स जो हैं इजी टारगेट है, वो तो मुझे मारेंगे नहीं, वो तो मेरे ऊपर कुछ करेंगे नहीं, वो सह लेते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो बच्चे नहीं हैं, एडल्ट हो गए हैं, लेकिन बेवजह पेरेंट्स के ऊपर गलत बर्ताव करते हैं। अब आप देखिए, अगर हम कोटा पे जाए तो कोटा पे जो बच्चे सुइसाइड करते हैं उनके लिए अगर आप पेरेंटिंग की बात करती हैं तो मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो पूरा दबाव बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, नहीं तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके तहत बच्चा जो है वापस पेरेंटल सपोर्ट के लिए उनके तरफ जा नहीं पाता है। जब उसे नकारा जाता है इंस्टीट्यूशन में कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ऐसे फैमिली से मैं मिली हुई हूँ जहां पे उन्होंने बताया हाँ टीचर ने बता दिया था तुम कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम कभी इंजीनियर नहीं बन सकते, तो बच्चे ने सुसाइड कर ली। सिमिलरली जब एडल्ट लेवल पे आप पहुंच जाते हो और आपको फ्रस्ट्रेशन से घिरा हुआ पाते हो अपने आप को, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आप वाइफ पे नहीं कर सकते, अपने बच्चों पे उतनी जल्दी नहीं कर सकते। पेरेंट्स जो बूढ़े होते नजर आते हैं उनके ऊपर आप डॉक्टर जयंती, जिस बात का जिक्र हम बड़ों के लिए करते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो चुप करके सिर्फ आपकी बात सुने, आपकी पॉजिटिव, आपकी नेगेटिव, आपकी सारी बातों को सुने बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई सवाल जवाब के। क्या इस तरह की पेरेंटिंग जरूरी हो गई है आजकल बच्चों के लिए? मेरे ख्याल से अगर आप गलत पेरेंटिंग कर रहे हो तो ना चाहते हुए भी बच्चे को आप सेल्फ सेंटर्ड बनाते जा रहे हो, और वही चीज हमारे सामने आ रही है। देखिए, आपने अभी कहा था कि बच्चे को शायद बाय चांस उसने माँ को धक्का दिया और माँ की मौत हो गई। मैंने कहा उसके नहीं रह सकती। मैं नहीं मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि इस तरह के धक्का देना, फेटल धक्का, ये एक्सीडेंटल अक्सर नहीं होता है। अगर होता भी तो कॉन्सिक्वेंसेस आप देखिए, बच्चा घबराया नहीं, किसी के पास भाग के गया नहीं, पापा को नहीं बुलाया। आपको याद होगा लखनऊ का केस, वहां पे बच्चे ने भी, वो भी एक नाबालिग था जिसने माँ को सोते हुए सिर पे गोली दाग दी थी। आई वॉज इंटरव्यूड एंड आई सेड कि उसको ये पिस्तौल चलाना किसने सिखाया? तो ये चीज जो है ना, कॉग्निटिव मैप के अंदर, कॉग्निशन के अंदर आप सीजन करते हो, मैं आपको मार दूंगा, मैं आपको जान से मार दूंगा। जब आप दोहराते हो इस चीज को वर्बली, तो आप अपने को कॉग्निटिव इनपुट देते हो कि हाँ आई कैन बी फेटल फॉर योर लाइफ, एंड उसमें बच्चे ये नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते हैं। अब आप देखिए जो दिल्ली वाला केस है, उसमें क्या मिला उसको? 3 मर्डर कर दी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वही बात की, उसमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता ही नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। डॉक्टर गीतांजलि, जो आराम आपको मिल रहा है, जो सहूलियत आपको अपनी जिंदगी में मिल रही है, वो सारा छिन जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर गीतांजलि, 2-3 केस स्टडीज और है जिसका जिक्र यहाँ मैं करना चाहूंगी। कार की चाबी मांगी, पिता ने नहीं दी और पिता को मार दिया। ये भी एक केस आया था, और यहाँ पर उम्र जो है बच्चे की वो नाबालिग है, वो भी 15 साल का है। 17 साल का एक बेटा फिर से नाबालिग है, बदला लेने के लिए पूरे खानदान का उसने कत्ल कर दिया। यहाँ भी 17 साल का बेटा है। इस तरह के बहुत सारे केसेस है। पॉकेट मनी नहीं दी पिता ने तो पिता को मरवा दिया। मतलब वो सोच कहां तक जा रही है, ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि बच्चे की सोच डेवलप हो रही है, हमने यहाँ पेरेंटिंग का जिक्र भी किया, ठीक है, हम माने कि वर्चुअल दुनिया में कहीं ना कहीं बच्चा जी रहा है, लेकिन वो पीयर प्रेशर, सोशल एनवायरनमेंट कितना जिम्मेदार है, और किस तरह की चीजें सोशल एनवायरनमेंट और पीयर प्रेशर में हो सकती है जो बच्चों के अंदर ऐसी टेंडेंसी को उत्पन्न करवाती है? देखिए, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने स्टेटस डाला, हम यहाँ जा रहे हैं। मैम, सोशल एनवायरनमेंट का भी जिक्र करें, हम आसपास की दुनिया, देखिए सोशल मीडिया से ही सोशल एनवायरनमेंट बन रहा है। एक बात वर्चुअल सोशल, जो दूसरा सोशल में भी, क्योंकि हम बातचीत भी पोजेशन, वो कहते हैं ना, मटेरियलिज्म की कर रहे हैं। मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है, मैंने उसके पास ये गाड़ी देखी, हम कब लेंगे ये गाड़ी। और महत्वाकांक्षी बच्चे भी हैं, महत्वाकांक्षी पेरेंट्स भी हैं। बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ कि प्री पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, प्री पेरेंटल काउंसलिंग, क्योंकि माता पिता का आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे वो एक संचार का एक माध्यम क्रिएट करेंगे, कैसे एक अनकंडीशनल लिसनिंग मिलेगी,
कैसे एक पॉजिटिव रिगार्ड बच्चे को दिया जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे तरीकों से जब बच्चों को, कई बार एक हीन भावना का भी शिकार बच्चा होता है, या बच्चा अपनी बॉडी इमेज के इश्यूज से कहीं ना कहीं प्रताड़ित रहता है, बुलिंग के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, या मैं देखती हूँ कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं कब उस तरह के कपड़े पहनूंगी, तो एक फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बिल्डअप करने लग जाती है। फिर मेरा जो दोस्तों का ग्रुप है वो मेरे को बहुत ज्यादा टीस करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि कल ही एक बच्ची मेरे पास आई, क्योंकि उसके 5 दोस्तों ने मिलकर उसको ये एहसास दिलाया कि तुम ना लड़की लग रही हो ना लड़का लग रही हो, तुम कैसे बिहेव करती हो, तुम्हारा तो शक्ल भी नहीं अच्छी है, तुम्हारे तो बाल भी नहीं अच्छे, और तुम ये क्या उछलती कूदती रहती हो। वो बच्ची 1 हफ्ता से चुप रही और हकलाने लग गई। जब वो हकलाने लग गई तो उसके माँ बाप उसको मेरे पास लेके आए, और बड़ी मुश्किल से बच्ची ने वो गांठ खोली कि मेरे दोस्त मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, आई एम गुड फॉर नथिंग। अब यहाँ पर तो माता पिता ऑब्जर्वेंट थे, उन्होंने पकड़ लिया, बट हर बार वी आर नॉट एबल टू निप द ईविल इन द बड। ठीक है, इसमें तो कहीं ना कहीं फिर बहुत हद तक जिम्मेदारी स्कूल की भी बन जाती है, बिल्कुल टीचर्स की बन जाती है, उस एनवायरनमेंट की बन जाती है, सभी स्टेक होल्डर्स की बनती है, क्योंकि बहुत जरूरी है फ्लैग साइंस को। मैं अपने सभी स्पीकर से सहमत हूं कि फ्लैग साइंस को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होता है। छोटा सा बच्चा, उसको चीज नहीं मिलती तो वो खींच लेता है, छीन लेता है, धक्का दे देता है। हम तब उस बच्चे को क्या समझा रहे हैं? बहुत जरूरी है बाउंड्रीज, कहा ना को ना रखना बड़ा जरूरी है। अब गाड़ी की चाबी नहीं मिली तो माँ पिताजी को मैंने धक्का दे दिया या मारा, जो भी मैंने किया, क्योंकि मुझे तो आदत है कि मेरी हर बात पूरी होनी चाहिए, मेरे सभी दोस्तों को मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने कभी बैठ के कम्युनिकेशन में नेगोशिएशन नहीं की। जी, डॉक्टर रहेजा को इंक्लूड करूंगी। डॉक्टर रहेजा, इसी में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए हम यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम पीयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया कि कैसे वो बच्ची हकलाने लग गई। कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी इंस्टीट्यूशन पे, चाहे वो पेरेंटल इंस्टीट्यूशन हो या वो समाज हो या स्कूल हो, एक एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी का भाव देना मुझे लगता है गलत होगा। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी होगी। बच्चा स्कूल में भी जाता है, बच्चा घर पे भी होता है, माँ बाप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब देखिए, माहौल ये बन गया है कि माँ बाप, स्कूल में बच्चा जा रहा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसमें मिनी ग्रुप्स बन जाते हैं, और उसमें एजेंडा होता है कि कैसे स्कूल की इन्वेंट्री ली जाए, कैसे टीचर की इन्वेंट्री ली जाए, कैसे टीचर को दोषी बनाया जाए। तो कहीं मुझे लगता है ये भाव गलत है। पेरेंटिंग का स्टाइल जो है वो बहुत बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, ये सब जो है आज की डेट में डैमेज, आज क्या कभी भी डैमेज ज्यादा करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बनाएं, सही रोल मॉडलिंग करें, वो इमोशनल वैलिडेशन दे, वो अपनी बात को कह सके, आप उसकी इमोशन के प्रति जागरूक रहें, सेंसिटाइज्ड रहें, टेक्नोलॉजी को, गैजेट्स को ओवर इस्तेमाल ना करें। कहीं मुझे लगता है ये हो रहा है कि बच्चा रील और रियल का अंतर भूलता जा रहा है। जैसा डॉक्टर जयंती कह रही थी कि कहीं एक वो कॉग्निटिव डिसेंसिटाइजेशन जब होती है, जब वो एक्सपोज रहता है उस वायलेंस को, उस गन कल्चर को, उस धूम धड़ाक से गोली चलाना वीडियो गेम में और मारपीट करना, कहीं वो दिमाग में धीरे धीरे सेंसिटाइज होता रहता है। और यहां फिर मैं कहूंगा बहुत अहम है उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना, उन वार्निंग क्यूज को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अमूमन ये कुछ खास बच्चे हैं, ये एक नया नॉर्मल नहीं है। हमें इस खौफ में नहीं ना कि मेरे घर का बच्चा मेरा सर फोड़ देगा और मैं मर जाऊंगा। ये खास बच्चे हैं। अगर हम उन वार्निंग साइंस को, क्यूज को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लें, उन्हें ट्रिविलाइज ना करें, छोटा ना करें। मेरा राजा बेटा, मेरा किंग बेबी सिंड्रोम की नीड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट इट इज नॉट फास्ट इनफ। हर चीज हमें इंस्टेंट चाहिए, हर चीज अभी चाहिए। तो अगर वो अभी के भाव से हम बच्चे को नहीं निकालेंगे, जब तक वो ना सुनना सीखेगा नहीं, वो अपने आप को ना बोलना नहीं सीखेगा, इम्पल्स कंट्रोल नहीं आए। कैसे डॉक्टर स्वाति, कैसे चाइल्ड साइकोलॉजी को समझा जाए? क्योंकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर किसी को जब ये जिम्मेदारी निभानी है तो कैसे बच्चे को समझे और किस तरीके की, या हम कहें कि पेरेंटिंग या फिर स्कूल में टीचिंग होनी चाहिए? गीतांजलि ने एक इंसिडेंट बताया जिसमें उसने
लड़के लड़की को टीज किया कि तू ना लड़का दिखती है ना लड़की दिखती है। मुझे लगता है कितने स्कूल वाले आज के जमाने में या कितने लोग प्यूबर्टी के बारे में बात करते हैं। आपने जितना भी एज बताया दैट्स ऑल टीन एज। जब हमें प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं तो हमें इमोशनल रेज भी आता है, हमें गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमें अपने आप की एक्सेप्टेंस नहीं होती। मुझे लगता है कि वी हैव टू वर्क ऑन द कॉजेज कि अगर ये टीनेज ही फंस रहे हैं तो क्यों फंस रहे हैं। प्यूबर्टी में बहुत चेंजेस आते हैं बॉडी में, फीमेल्स में भी चेंजेस आते हैं, मेल्स में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है एज कम्पेयर टू फीमेल। और आपने देखा है जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए वो सारे मेल्स हैं। और सेकेंडली सभी टीनेज में ग्रुप्स में है। सेकेंड मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके चैनल के थ्रू ये सबको न्यूज मिले कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से डरना बंद कर दीजिए। आप डरेंगे तो आप बचा नहीं पाएंगे। बिल्कुल रहीजा सर ने सही कहा है कि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, बट वी शुड सी द वार्निंग साइंस कि हमें कौन से बच्चों को लेके जाना है। बट आप लेके तब जाओगे ना जब आपको साइकेट्रिस्ट से डरना बंद होगा। इट्स अ बिग टैबू इन सोसाइटी दैट वी विल नॉट गो साइकेट्रिस्ट, बट हम ऐसे सेमिनार्स, ऐसे पैनलिस्ट फिर से बैठते हैं जस्ट बिकॉज डिस्कस द हादसा जब हो जाता है। मुझे लगता है आपको अगर अपने बच्चे के साथ आप पूरे दिन नहीं बता सकते, इट्स ओके, हफ्ते में आप उसकी 1 घंटा बिता दीजिए, 2 घंटे बिताइए, बट यू शुड नो द बिहेवियर चेंजेस, यू शुड नो कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है। थर्डली एंड लास्ट आई वुड से हर बच्चे की जिंदगी में एक रोल मॉडल होना चाहिए। वो या तो पापा होता है या मम्मी होती है या कोई और रोल मॉडल होता है। आजकल के बच्चों में रोल मॉडल ही नहीं है। अगर मैं किसी भी बच्चे से बोलूं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, किसी को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में ज्यादा खो गए ना। मोबाइल की दुनिया में बोले या पेरेंटिंग बोले या स्कूलिंग बोले, आप कुछ भी रीजन दीजिए, बट मुझे लगता है हर बच्चे की जिंदगी में एक रोल मॉडल होना जरूरी है। मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है। और मुझे लगता है अगर हम बच्चे को चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को भी चेंज होना उतना ही जरूरी है। आपको भी अपना व्हाट्सएप, सोशल मीडिया बंद करना होगा। आपका भी एक मोबाइल टाइम होना चाहिए जिसके कारण यू शुड नो कि घर में हो क्या रहा है। बिल्कुल। अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि बच्चे कम से कम उसको देखें, उसको फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त अभी इतना ही है। तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।